अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सेकेंड ईयर फिज़िक्स के पास्ट पेपर्स सॉल्व करने वाले हैं। बारी है 2015 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 पहला न्यूमेरिकल था जो 2015 में आया। व्हाट विल बी द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल हुज काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी। हमें रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी पता करनी है एक पार्टिकल की जिसकी काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस है उसकी रेस्ट मास एनर्जी के। जो काइनेटिक एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी के ट्वाइस है। तो कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हमें मास गिवन नहीं है तो जो रेस्ट मास है लेट से उसको हमने एम नॉट सपोज कर लिया। और गिवन क्या है, गिवन ये है कि काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस है यानी कि डबल है रेस्ट मास एनर्जी, जिसे हम शो करते हैं ई नॉट से। और हमें फाइंड करनी है उसकी वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, और वो वी से ही शो की जाएगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सोल्यूशन के अंदर, और आमतौर पर इस किस्म के न्यूमेरिकल बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होते हैं। टोटल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर इन केस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हम लोग लिखते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के साथ आती है रेस्ट मास एनर्जी, जिसे हम शो करते हैं ई नॉट से। अब गिवन कंडीशन क्या है, के की जगह पे हमें पुट करना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ ई नॉट। तो के की जगह पे आ गया ट्वाइस ऑफ ई नॉट, तो 2 ई नॉट प्लस 1 ई नॉट, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ई नॉट। अब हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर के, तो ई की जगह पे आ जाएगा एम सी स्क्वायर, और ई नॉट की जगह पर आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ पर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, इसका मतलब m बराबर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एम नॉट के। बस अब इसी को स्टार्ट करना है। अच्छा, m का फॉर्मूला हमें पता है मास वेरिएशन का फॉर्मूला, m बराबर होता है एम नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो m की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, एम नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 एम नॉट एज इट इज लिखा हुआ है। एक्चुअली इस m की जगह पे हमने बस ये वाली वैल्यू रख दी है। अच्छा, अब इस स्टेप में क्या होगा, एम नॉट से एम नॉट हो जाएगा कैंसिल, और हम क्या करेंगे, हम 3 को यहाँ डिवाइड में लेकर आ जाएंगे, और ये अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पर न्यूमरेटर में लेकर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और ये 3 जगह इधर जाकर डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 1/3। ओके, तो v को बाहर लेकर आना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9। और फिर रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज ऐसे होगा कि ये जो 1/9 है 1 के साथ जाके हो जाएगा माइनस, और माइनस का वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस। 1 माइनस 1/9 एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम आएगा, 9 1 ज़ा 9, और 9 में से 1 माइनस कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 8/9। और अगर एलसीएम लेने में कन्फ्यूजन वगैरह होती हैं आप लोगों को, तो सिंपल ये वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर लिखो, डायरेक्टली आंसर आएगा 8/9। सो वी स्क्वायर की वैल्यू अलग करेंगे, तो वी स्क्वायर की वैल्यू अलग करेंगे, सी स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9 सी स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा वी, सी का स्क्वायर का रूट जो है वो सी हो जाता है, और 3 का रूट हो जाएगा 9 का रूट हो जाएगा 3, और 8 का रूट होता है 2/√2। अगर हम चाहें तो सी की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, बट हमारी बुक में यहीं तक सॉल्व हुआ हुआ है, तो यही होगी उसकी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 हमारे चैप्टर नंबर 19 का न्यूमेरिकल है, और बुक का ही न्यूमेरिकल है पैकिंग फ्रैक्शन, ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है वो नया काम है। टेलोरियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 52 और एटॉमिक मास है 126। उसकी बाइंडिंग एनर्जी और पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पता करनी है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.0078 यूनिफाइड मास, और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086, और मास ऑफ टेलोरियम वो खुद होता है 125.9033। और 1 यूनिफाइड मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेटा में वही सारी वैल्यूज जो मैंने आपको बताई, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ टेलोरियम, और हमें पता करनी है बाइंडिंग एनर्जी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, तो मास डिफेक्ट का जो मालूम करने का फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी तभी आएगी जब मास डिफेक्ट आएगा। हमें पहले चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि टोटल जितने ही प्रोटॉन है उनका मास। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो एक प्रोटॉन का मास होता है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, जो एक न्यूट्रॉन का मास होता है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, जो इन दोनों का मास आएगा टोटल, यानी कि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसमें से माइनस कर देंगे इसका न्यूक्लियर मास यानी कि टेलोरियम का मास, जो कि गिवन है 125.9033। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमें एटॉमिक नंबर को देख के पता लग जाता है 52, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसके लिए 126 में से माइनस करना पड़ता है 52, यानी कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कराएंगे
तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 74। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 74 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 52 है। मास इज गिवन है, वैल्यूज पुट करते हैं। ये आ गया मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसको सॉल्व करेंगे और फिर माइनस करा देंगे 125.9033। सो दिस वैल्यू इनटू 52, 52.4056, 1.0086 इंटू 74, 74.6364। नाउ ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी आपस में और जो आंसर आएगा 127.042 उसमें से माइनस कर देंगे 125.9033। सो मास डिफेक्ट आ गया 1.1387 एटॉमिक मास यूनिट। जैसे ही मास डिफेक्ट आ गया बाइंडिंग एनर्जी निकाली जा सकती है। सी स्क्वायर की जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू है 931.5 उससे मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 1060.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आई है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। नाउ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है, न्यूक्लियॉन की तादाद जो कि यहाँ पर जो है वो कितनी थी, यहाँ पे टोटल न्यूक्लियॉन की तादाद थी 126। तो इसी जो बाइंडिंग एनर्जी आई थी उसको डिवाइड करा देंगे 126 से, तो आंसर आ जाएगा 8.41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये पैकिंग फ्रैक्शन आई है जिसे PF या सिर्फ E से भी शो किया जा सकता है, जो कि कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और रिजल्ट में भी इसी तरह से मेंशन कर देना है। और दोनों के दोनों आंसर्स आए हैं इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, हीट इंजन परफॉर्म कर रहा है 200 जूल्स ऑफ वर्क इन ईच साइकिल, हर साइकिल के अंदर इतना वर्क परफॉर्म कर रहा है एंड हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 30%, और उसकी एफिशिएंसी 30% है। फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, हाउ मच हीट इज़ एब्जॉर्ब, कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, हाउ मच हीट इज़ एक्सपेल्ड, कितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो हमारे बुक का ही न्यूमेरिकल है। वर्क डन इन ईच साइकिल 200 जूल है, एफिशिएंसी 30% है, जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है Q1 वो पता करना है, और जो एक्सपेल हुई है Q2 वो पता करना है हमने। एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला ये भी है। वैसे एफिशिएंसी सिंपल वर्ड्स में क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट ना, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। इनपुट वो हीट होती है जो कि हीट इंजन एब्जॉर्ब करता है, आउटपुट वो यूजफुल वर्क होता है जो हीट इंजन परफॉर्म करता है, इन 200, क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए। सो वैल्यूज पुट करते हैं, एफिशिएंसी 30 और वर्क डन 200 एंड Q1 मालूम करना है। Q1 को मल्टीप्लाई में ले जाओ, 30 आके डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाई 30, यानी कि 666.6 जूल्स के बराबर। ये वो हीट है जो कि एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि Q1 एब्जॉर्ब करदा हीट होती है ना। अब हमें पता है कि वर्क डन उतना ही करता है हीट इंजन जितनी हम हीट उसमें दें और वो रिलीज़ कर दे। तो जो भी बचेगी एनर्जी वही किस में कन्वर्ट होती है, वही कन्वर्ट होती है वर्क में। वही वर्क में वही एनर्जी कन्वर्ट होगी ना जो ज़ाया नहीं हुई है, यानी कि हमने हीट Q1 दी, उसमें से कुछ उसने ज़ाया करी जिसे हम Q2 कहते हैं। दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो वर्क डन आ जाएगा। सो ये हो जाएगा, Q2 की वैल्यू अलग करेंगे तो Q1 माइनस W आएगा। सो 666.6 माइनस 200, तो हमारे पास Q2 का आंसर आ जाएगा 466.6 जूल्स। तो दोनों आ गई वैल्यूज़। जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो 666.6 जूल्स है, और जो रिलीज हुई है वो हुई है 466.6। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, एक 50 ओम का रेजिस्टर है जो कि हमने बनाया है एक प्लेटिनियम वायर से, हमने प्लेटिनियम वायर से बनाना है जिसका डायमीटर 0.1 मिलीमीटर है। हाउ मच वायर इज़ नीडेड, कितने वायर की हमें ज़रूरत है। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर गिवन है, यानी कि प्लेटिनियम की रेजिस्टिविटी गिवन है 11 एक्सपोनेंट -8 ओम मीटर। रेजिस्टेंस जो हमने बनानी है 50 ओम है, डायमीटर 0.1 मिलीमीटर, मिली मीन्स 10 रेज टू द पावर -3, तो जहाँ पे मिली आ रहा है वहाँ पे 10 रेज टू द पावर -3 आएगा। लेंथ ऑफ वायर पता करनी है, मतलब कितना वायर इस्तेमाल होगा, और रेजिस्टिविटी ऑफ द प्लेटिनियम हमें गिवन है 11 एक्सपोनेंट -8 ओम मीटर। ओके, तो फॉर्मूला रेजिस्टिविटी को देखते ही आप समझ जाओ, रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, R इज इक्वल टू रॉ L/A। बट इक्वेशन नंबर 1 का नाम इस वजह से दिया है, एक बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव एरिया। सो पहले हम लोग ये एरिया फाइंड करेंगे। एरिया के लिए फॉर्मूला पाई d स्क्वायर ओवर 4 होता है। सो पाई d स्क्वायर ओवर 4, पाई 3.14, d यहाँ पे गिवन है 0.1 एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाय 4, और d का स्क्वायर करना भूलना नहीं है। कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज रखी, एरिया आ गया 7.85 एक्सपोनेंट -9 मीटर्स। ये आ गया है एरिया। इसी एरिया की वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो 50 रेजिस्टेंस जो हमें बनानी है, रेजिस्टिविटी 11 एक्सपोनेंट -8, लेंथ कैलकुलेट करनी है, एंड एरिया इज 7.85 एक्सपोनेंट -9।
एल को अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ये 50 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 11 वाली वैल्यू जाके डिवाइड होगी, आंसर आ जाएगा 3.5 मीटर। तो बात यह है कि अगर लेंथ हम वायर की इस्तेमाल करें 3.5 मीटर, तो इस प्लेटिनियम वायर की रेजिस्टेंस हो सकती है 50 ओम के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, एक गैल्वानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस है 60 ओम्स। वो डिफ्लेक्ट करता है फुल स्केल जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है 100 मिली वोल्ट्स। व्हाट शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर, हम उसे एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऑफ 5 एम्पियर रेंज, जिसकी रेंज है 5 एम्पियर, यानी कि सिंपल सा न्यूमेरिकल है गैल्वानोमीटर की एम मीटर में कन्वर्जन का। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर को आरजी से शो करते हैं, 60 ओम्स गिवन है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का वोल्टेज 100 मिली वोल्ट्स है, मिली वोल्ट से वोल्ट्स में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000 कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 वोल्ट। एंड शंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, और जो रेंज ऑफ एम मीटर है जिसको हम आई से शो करते हैं वो गिवन है 5 एम्पियर। तो शंट रेजिस्टेंस को मालूम करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला आई जी इंटू आर जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी। बट यहाँ रुकना पड़ेगा, एक क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हैव आई जी, यानी कि हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मौजूद नहीं है, बट हमारे पास वोल्टेज तो है ना, तो वोल्टेज की वजह से करंट निकालना मुश्किल नहीं है। ओम्स लॉ को इस्तेमाल करो, आई जी बराबर होगा वी जी ओवर आर जी। वी जी हम लोगों ने निकाला 0.1 और आर जी 60 है, 0.1 डिवाइड बाई 60, 1.66 10 रेज टू द पावर -3 एम्पियर। अब आ गया हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, वैल्यूज रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो आई जी इंटू आर जी की वैल्यू और आई माइनस आई जी की वैल्यू, सीधा सीधा कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज रखो। सो आर एस आ जाएगा 0.02 ओम, जिसको एक्सपोनेंट में चाहो तो लिख सकते हो। तो अगर इतनी शंट रेजिस्टेंस हम लगा दें इन पैरेलल तो यकीनन ये गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा एम मीटर में। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9, एन ई एम एफ ऑफ 45 मिली वोल्ट्स इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। एक कॉइल के अंदर 45 मिली वोल्ट्स ई एम एफ इंड्यूस हो रहा है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं 500, जबकि जो करंट है वो एक बराबर में रखे हुए नेबरिंग कॉइल के अंदर चेंज हो रहा है 15 से 4। ठीक है, इसका मतलब 2 कॉइल्स इन्वॉल्व हैं, ये म्यूचुअल इंडक्शन का न्यूमेरिकल है इन 0.2 सेकेंड्स। ए पार्ट में व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो यहाँ पे भी पता लग जाएगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल, जो सेकंड कॉइल है उसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ है क्योंकि दूसरे वाले कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में, तो ईएस से शो करेंगे 45 मिली वोल्ट्स, एंड मिली मीन्स 10 रेज टू द पावर -3 या डिवाइड बाय 1000। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के तो एन एस लिखेंगे, 500 टर्न्स है। चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल डेल्टा आई पी 15 - 4 यानी कि 11 एम्पेयर आ जाएगा। चेंज ऑफ करंट डेटा में ही निकाल लिया, टाइम है 0.2 सेकेंड, एंड वी हैव टू फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल। ओके, तो स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के फॉर्मूले से। ई एस इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, नेगेटिव साइन की ज़रूरत नहीं है। सो ई एस इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ गया ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, ये आ गई वैल्यू हमारे पास डिफरेंस डेल्टा आई पी 15 से 4 चेंज हुआ था, और करंट टाइम आ गया 0.2। रीअरेंज करके म्यूचुअल इंडक्टेंस 8.18 10 रेज टू द पावर -4 हेनरी आ जाएगी, जिसको आप लोग अपनी आसानी के लिए मिली हेनरी के अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो इट्स ओके, नहीं करना चाहते तो इट्स फाइन। नाउ सेकेंड पार्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ई एस इज इक्वल टू एन एस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अच्छा, फैराडेज लॉ के अंदर ना ये एस नहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे जो एस हमने लिखा है वो इस वजह से कि आप समझ जाओ कि हमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है वो सेकेंडरी कॉइल का, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी के इस्तेमाल होंगे और ईएमएफ भी सेकेंडरी वाला ही इस्तेमाल होगा। ओके, सो 45 मिली वोल्ट था तो 45 एक्सपोनेंट -3, नंबर ऑफ टर्न्स 500 थे तो 500 आ गया, 500 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, आंसर आएगा 9 एक्सपोनेंट -5। और जो फ्लक्स है उसका यूनिट होता है वेबर, टाइम का होता है सेकेंड, तो डेल्टा 5 ओवर डेल्टा टी हो जाएगा 9 एक्सपोनेंट -5 वेबर पर सेकेंड। दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आ गई है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, एक थिन इनफाइनाइट शीट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और वो अट्रैक्ट कर रहा है एक लाइट स्फेयर को जिस पर खुद एक चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ऑफ कोर्स तभी तो वो अट्रैक्ट कर रहा है।
5 exponent minus 6 coulomb with a force of 1.695 newtons. Calculate the surface charge density of the sheet. शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो फाइंड करनी है। तो आप समझ जाइए एक शीट है, ठीक है ना, तो एक शीट वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चार्ज गिवन है स्फीयर का, फोर्स गिवन है और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि सिग्मा होती है मालूम करनी है। अब गॉसेस लॉ की जो एप्लीकेशन थी जिसमें एक शीट होती है, उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, वो है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा चार्ज स्फीयर नहीं है, सॉरी, ये है चार्ज शीट, जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है उसी का फॉर्मूला है ये, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे स्फीयर के लिए फाइनल आंसर ये आ सकता है, लेकिन बहरहाल वो अभी हमारी डिस्कशन नहीं है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ शीट की। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमें E की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें E का फॉर्मूला तो पता है ना। E होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो उधर हम लिख सकते हैं F ओवर Q, बाकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ है। रीअरेंज कर लेते हैं या वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्चुअली हमें सिग्मा की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हमने रीअरेंज कर लिया, तो 2 एप्सिलॉन नॉट इधर जाके F के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो वैल्यूज पुट करेंगे, 2 आ गया, फोर्स की वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12, और फिर Q की वैल्यू आ गई 5 एक्सपोनेंट माइनस 6। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी है 6 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसी को रिजल्ट में मेंशन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड इन द बाल्मर सीरीज एंड डिटरमाइन इट्स एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी पता करनी है, और स्पेशली गिवन है कि हमें आंसर चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कन्वर्ट करेंगे। और राइटबर्ग्स कांस्टेंट हमें गिवन है 1.097 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। सीरीज का नाम हमें पता है बाल्मर सीरीज है, और बाल्मर सीरीज का मतलब हो गया फाइनल ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट होगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता करनी है, जिसको शो कर देंगे लैम्डा मिनिमम से, और फिर एनर्जी भी तो मिनिमम ही होगी, तो उसको ई मिनिमम से शो करेंगे। एंड वी वांट टू हैव आवर आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइटबर्ग का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू 1 ओवर NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। सो वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन भाई अब इनिशियल ऑर्बिट क्या पुट करें, तो याद रखिएगा जब भी बात हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है लॉन्गेस्ट या ग्रेटर एनर्जी, ग्रेटेस्ट एनर्जी और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एक ही बात है, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन देखो ना तो इन्वर्स है। तो याद रखना, क्योंकि वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है तो एनर्जी ग्रेटेस्ट होगी, यानी कि मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन कब इमिट करेगा, जब वो बहुत दूर से जम करेगा दूसरे ऑर्बिट में। और बहुत दूर का मतलब क्या होता है, बहुत दूर का मतलब होता है इनफाइनाइट। याद रखो मैंने टेक्निक आपको बता दी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो एनर्जी होगी मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि दोनों का रिलेशन इनवर्स है। एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कब इमिट करता है, जब बहुत दूर से जम करता है। तो सबसे ज़्यादा दूर क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा दूर हो सकता है इनिशियल ऑर्बिट इनफाइनाइट। दैट्स वाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए NI रखा जाता है इनफाइनाइट। सो राइटबर्ग्स फार्मूला के अंदर 1 ओवर लैम्डा मिनिमम लिख दिया। अब ये आ गई RH की वैल्यू, और बाल्मर सीरीज का NF2 होता है, और इनिशियल होता है फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, और 1 अपॉन 2 ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 ओवर 4 हो जाएगा, और फिर 0 तो ज़रूरत ही नहीं हमें। और फिर जब लैम्डा मिनिमम की वैल्यू चाहिए होगी तो रेसिप्रोकल करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। सो 4 डिवाइड बाय 1.097 एक्सपोनेंट 7, ये आंसर आ जाएगा 3.64 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर्स। तो पहला पार्ट तो यही था, हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी थी, आ गई है वेवलेंथ मिनिमम। नाउ जब वेवलेंथ पता हो तो एनर्जी मालूम की जा सकती है। E बराबर होता है HC ओवर लैम्डा, यही फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा था कि लैम्डा और एनर्जी का रिलेशन इन्वर्स है। अच्छा जी, तो H प्लैंक्स कांस्टेंट मालूम है, C स्पीड ऑफ लाइट वो भी पुट कर दी, लैम्डा मिनिमम हम लोगों ने मालूम किया था 3.64 10⁻⁻⁷, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 5.45 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। बट क्योंकि मेंशन है कि आंसर हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कराते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। सो एक्सपोनेंट माइनस 19 एक्सपोनेंट माइनस 19 कैंसिल, और दोनों को डिवाइड कराएंगे तो 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी आ गई है और मिनिमम एनर्जी भी 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई है।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 हमारे चैप्टर नंबर 16 से रिलेटेड है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और गिवन क्या है? गिवन है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और म्यू नॉट की वैल्यू। डेटा में वही मेंशन होगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम शो करते हैं सी से, बाकी एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट गिवन है। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बस एक फॉर्मूला है, 1/√, एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट, दोनों जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो एक कांस्टेंट टर्म है इन वैक्यूम। तो बात ये है कि बस सिर्फ हम लोगों ने ये दोनों कांस्टेंट्स याद रखते हुए पुट करने हैं। 8.85 एक्सपोनेंट -12 इंटू 4 पाई एक्सपोनेंट -7, और फिर जो भी आंसर आया है रूट लेने के बाद वो है 3.335 एक्सपोनेंट -9, एंड 1 डिवाइड बाई 3.335 एक्सपोनेंट -9 ये हो जाता है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। सो द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यही होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14 हमारे चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड है। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं हम दो सिमिलर स्फीयर से? दो सिमिलर स्फीयर हैं, दोनों का मास 10 ग्राम है। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें हम कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन ही होगी दोनों स्फीयर्स में। इज बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और यकीनन हर पार्टिकल इस यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो उन दोनों स्फीयर्स में जो कि अट्रैक्ट कर रही होगी वो बैलेंस हो जाए हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है उससे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन क्यों होगी? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। बाकी जी भी गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट भी गिवन है 9 एक्सपोनेंट 9। मास ऑफ स्फीयर्स आ गए 10 ग्राम डिवाइड बाय 1000 यानी कि 1 एक्सपोनेंट -4 kg। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने। गिवन कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बैलेंस हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है हमारे पास कूलम्स लॉ से, और ग्रेविटेशनल फोर्स आती है न्यूटन्स लॉ से। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। बट क्योंकि चार्जेस सेम है जो हम रिमूव कर रहे हैं तो Q इंटू क्यू आ जाएगा, और बाकी मासेस भी दोनों के सेम है तो M इंटू एम आ जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एम से एम स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू से क्यू मल्टीप्लाई होके क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले चार्ज ही फाइंड करेंगे, क्यू स्क्वायर आ जाएगा जी एम स्क्वायर ओवर के, वैल्यू स्पॉट करी, जी कांस्टेंट है, एम का स्क्वायर किया, के की वैल्यू, तो 7.4 एक्सपोनेंट -29 ये क्यू के स्क्वायर का आंसर है। नाउ क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो 8.6 एक्सपोनेंट -15 कूलम, यानी कि स्क्वायर रूट लिया है तभी ये आंसर आया है। अच्छा ये तो चार्ज आया, बट हमें चार्ज नहीं मालूम करना था, हमें मालूम करना था कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें। तो चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक ही रिलेशन है, Q बराबर होता है NE के। Q है चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 एक्सपोनेंट -19। रीअरेंज करेंगे तो N बराबर आएगा Q अपॉन E के। Q की वैल्यू फाइंड करी है हम लोगों ने, और E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। डिवाइड कराएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 5.38 एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम रिमूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है वो बैलेंस हो जाएगी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से।